हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम गांधीयन नेशनलिज्म का अगला पार्ट कर रहे हैं, जहां पढ़ने वाले हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। सो फर्स्ट लेट अस डिस्कस द बैकग्राउंड ऑफ दिस एक्ट। तो वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे इंडियंस ने वॉर एफर्ट को सपोर्ट किया था, और उसका रीज़न ये था दैट दे हैड ट्रस्ट इन ब्रिटिश गवर्नमेंट। उन्हें लगा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी सेल्फ रूल की डिमांड को एक्सेप्ट करेगी। दैट्स वाई दे सपोर्टेड द वॉर एफर्ट। सो दे स्टिल हैड ट्रस्ट, चाहे जो कुछ भी हुआ हो, दे स्टिल हैड ट्रस्ट दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट विल थिंक अबाउट देम। एंड टिल दिस टाइम गांधी जी को कोई नहीं जानता था उतना। गांधी जी वॉज नॉट एनी पॉपुलर लीडर। He was not a popular leader. He came back to India in 1915 और सत्याग्रह आश्रम ही founded a सत्याग्रह आश्रम in अहमदाबाद, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी मिलनी स्टार्ट हो गई थी। और इस सत्याग्रह आश्रम में he wanted to teach the Indians his idea of सत्याग्रह। अब 1918 तक तो कुछ छोटे मोटे लोकल इश्यूज के लिए ही यूज दिस सत्याग्रह कॉन्सेप्ट। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ लिया, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में कैसे यूज हुआ सत्याग्रह का। अब रॉलेट एक्ट का जब रॉलेट एक्ट पास हुआ, दैट गेव हिम द अपॉर्चुनिटी, जब उन्होंने एक नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च किया, एक नेशन वाइड मूवमेंट लॉन्च किया बिकॉज ऑफ दिस रॉलेट एक्ट। नाउ रॉलेट एक्ट क्या था? सो 1917 में इंडियन गवर्नमेंट ने, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेडेशन कमिटी बनाई, सेडेशन कमिटी फॉर्म करी 1917 में। अंडर उसके चेयरमैन थे जस्टिस सिडनी रॉलेट। अब क्या रीजंस थे इस कमिटी को फॉर्म करने के? रेवोल्यूशनरी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना रीज़न था, और इसके लिए लेजिस्लेशन प्रोवाइड करना। रेवोल्यूशनरी क्राइम का मतलब कहीं पर झगड़ा हो रहा हो या मारपीट हो रही हो, उस क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना, कोई भी मिलिटेंट नेशनलिस्ट एक्टिविटी को। अब इस कमिटी के प्रपोजल जो दिया, इससे गवर्नमेंट ने 2 बिल्स इंट्रोड्यूस करे, जिससे कि गवर्नमेंट को पावर मिल जाए टू अरेस्ट एंड इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट वारंट। एंड कोई भी जगह सर्च कर ले, गवर्नमेंट कोई भी जगह सर्च करके किसी भी पर्सन को बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकती है, इम्प्रिजन कर सकती है। एंड डिटेंशन विदाउट ट्रायल भी रेकमेंड किया गया था फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 years। मतलब 2 साल तक इंसान को जेल हो सकती है विदाउट एनी ट्रायल, बिना उसका केस कोर्ट में जाए किसी भी इंसान को जेल हो सकती है। अब इस एक्ट के बारे में महात्मा गांधी ने क्या कहा? नो अपील, नो वकील एंड नो लॉ। ही ऑल्सो कॉल्ड दिस एक्ट एज ब्लैक एक्ट। सो ये एक्ट बिल्कुल बिना लोगों की रिकमेंडेशन के, बिना किसी के बारे में सोचे, बिना किसी पब्लिक ओपिनियन के इंट्रोड्यूस कराया गया ये एक्ट। एंड दिस वाज अ सॉर्ट ऑफ टायरनी, तानाशाही थी ये। सो महात्मा गांधी ने एक हड़ताल ऑब्जर्व करी, ही गेव अ कॉल फॉर हड़ताल, जो कि 30 मार्च से स्टार्ट होनी थी, बट फिर 6 अप्रैल से स्टार्ट हुई, और ये ऑल ओवर इंडिया हड़ताल चली। और एक और चीज़ हुई इसमें कि महात्मा गांधी की बुक जो थी हिंद स्वराज, जिसे कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, वो दे स्टार्टेड टू सेल दिस बुक एज अ प्रोटेस्ट फॉर द गवर्नमेंट।
He also encouraged the all those who were involved in the movement to oppose the law related to the banned literature and restricted newspapers. कई सारे आपको पता है कि न्यूज़पेपर्स को लेकर के, लिटरेचर को लेकर के भी काफ़ी सारे लॉज बनाए गए थे कि आप क्या पब्लिश किया जा सकता है, क्या पब्लिश नहीं किया जा सकता है, क्या इससे नाउ दिस मूवमेंट वेंट ऑन टू ऑल ओवर इंडिया and many leaders were arrested. Many people were arrested, many leaders were arrested, and finally Gandhi ji was also arrested. Next जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि पूरे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसने कि फ्रीडम मूवमेंट की पूरी दिशा ही बदल दी थी, और वो है द जलियांवाला बाग मैसेकर। और ये हुआ 13 अप्रैल 1919 को, विच वॉज ऑल्सो द डे ऑफ बैसाखी, विच इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल इन पंजाब। अब इसमें क्या हुआ, रॉलेट एक्ट में 2 और लीडर्स थे अलॉन्ग विद गांधी जी जिन्हें अरेस्ट किया गया था, जो कि अमृतसर को बिलोंग करते थे। इनके नाम थे डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। दे वर अरेस्टेड on 10th April 1919 along with महात्मा गांधी। अब इन दोनों लीडर्स को, जो कि बहुत ही ज़्यादा वेल रिस्पेक्टेड लीडर्स थे अमृतसर के, इसका प्रोटेस्ट करने के लिए, इसको प्रोटेस्ट करने के लिए, इसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए एक पीसफुल गैदरिंग जमा हुई जलियांवाला बाग में। काफ़ी बड़ी सी गैदरिंग थी जो जमा हुई जलियांवाला बाग में, एंड दे वांटेड टू डिस्कस दिस, दे वांटेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस। अब जलियांवाला बाग का अगर देखा जाए तो वहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा गेट था एंट्री और एग्जिट के लिए, छोटा सा और नैरो लेन थी, और एंट्री एग्जिट दोनों के लिए सिर्फ वही एक गेट था। अब इसमें क्या हुआ कि जनरल डायर ने इस गैदरिंग के सामने ही ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू ओपन फायरिंग फॉर दिस गैदरिंग टू किल देम, एंड ये फायरिंग लगभग 10 से 15 मिनट तक चलती रही, एंड अराउंड ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से अराउंड 379 लोग मर गए और लगभग कुछ हजार वर वुंडेड। बट जो अनऑफिशियल रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी बड़ा फिगर मिलता है, काफ़ी बड़ा फिगर देखने को मिलता है। और इस गैदरिंग में देयर वर मैनी एजेड पीपल, यंग वुमेन, किड्स, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, फ्रॉम किड्स टू एल्डरली। एंड नाउ इतना सब करने के बाद व्हाट डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट डू? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सब तो कर लिया, इतने लोगों को मार दिया, एंड देन ऑन दैट वेरी डे दे इंट्रोड्यूस्ड मार्शियल लॉ इन पंजाब। मार्शियल लॉ क्या होता है कि उस एरिया का, जिस भी एरिया में ये मार्शियल लॉ इम्पोज होता है, उस एरिया का सारा कंट्रोल आ जाएगा मिलिट्री के पास। कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया, एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों को टॉर्चर किया गया था। ये सब देख करके रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड रिनाउंस कर दिया। ही गेव अप हिज नाइटहुड टाइटल विच ही रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रिटिश, एंड इस पूरे इवेंट ने काफ़ी ज़्यादा वायलेंस और डिसऑर्डर क्रिएट कर दिया था पंजाब में। And the most significant part of this was that this was the emergence of Mahatma Gandhi. He emerged as a popular leader in Jallianwala Bagh tragedy. So आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में we will study about the Khilafat movement.